Hello everyone and welcome to dreamlaw.in and today we are going to study how trial is conducted before the court of sessions। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रायल फोरम के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। तो दो टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट और एक होता है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। कुछ स्पेशल एक्ट्स में कुछ ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, बट वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि विच ऑफेंस कैन बी ट्राइड बाय विच कोर्ट? तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर 6 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड बी ट्राइड बाय व्हाट कोर्ट। सो फॉर एग्जांपल, ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ विच वी विल टेक द एग्जांपल टुडे इज ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सेशन कोर्ट उन ऑफेंसेस का भी ट्रायल कर सकता है जो कि ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट हैं, बट देयर आर सम ऑफेंसेस विच आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। दैट मीन्स नो अदर कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ सेशन कैन ट्राई दोज ऑफेंसेस। ऑब्वियसली हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है उन ऑफेंसेस को ट्राई करने का, बट वो भी एक कंप्लीटली डिफरेंट इशू। तो ट्रायल का पहला एस्पेक्ट ये है कि कोर्ट ऑफ सेशंस डायरेक्टली किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, एज प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 193 सीआरपीसी। कोर्ट ऑफ सेशंस किसी मैटर के ट्रायल में तभी प्रोसीड कर सकता है जब वो मैटर कोर्ट ऑफ सेशंस के पास कमिट किया गया हो बाय अ मैजिस्ट्रेट। इसलिए ऑब्वियसली इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 199 सीआरपीसी। तो चलते हैं उन प्रोविजंस की तरफ विच प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशंस। सो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 225 टू सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी। तो सेक्शन 225 सीआरपीसी एक जनरल इंफॉर्मेशन देता है कि एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 सीआरपीसी और हर जगह इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनको डीजीसी या एडीजीसी कहा जाता है। The first proceeding before the court of sessions is opening of prosecution case under section 226 CRPC. So how the prosecution case will be opened? Prosecution case will be opened by the public prosecutor describing the whole case in brief. He will tell the court and the accused person what is the allegation against the accused and what are the offences he has been charged with in the charge sheet and what are the evidences by which the prosecution intends to prove the guilt of the accused. The next stage is discharge under section 227. तो ओपनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन केस के बाद जो ट्रायल जज हैं वो प्रोसिक्यूटर के ओपनिंग स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करेंगे और जो साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसका एग्जामिनेशन करेंगे और प्रोसिक्यूटर और अक्यूज दोनों के सबमिशंस को सुनेंगे। और अगर ये सब करने के बाद अगर ट्रायल जज को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट या देयर आर नॉट द सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड विद द ट्रायल, देन व्हाट द ट्रायल जज में डू दैट ही मे डिस्चार्ज द अक्यूज्ड पर्सन। तो अगर अक्यूज्ड को इस स्टेज पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो मैटर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, मैटर यहीं खत्म हो जाए। नाउ कीप दिस इन माइंड कि जो डिस्चार्ज प्रोसीडिंग होती है वो एक प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग मानी जाती है और ये ट्रायल का पार्ट नहीं मानी जाती है। तो अगर किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कभी अक्यूज्ड बनाया ही नहीं जा सकता है या उसके अगेंस्ट में कभी ट्रायल चल ही नहीं सकता है। अगर एक पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए और उसके अगेंस्ट में फर्दर कोई एविडेंस आ जाए तो उसको दोबारा से समन किया जा सकता है टू फेस ट्रायल। उसको चाहे तो सेक्शन 319 सीआरपीसी में समन किया जा सकता है या उसका नाम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी जोड़ा जा सकता है। तो अगर अक्यूज्ड को सेक्शन 227 में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो प्रोसीडिंग अगले स्टेज पे जाएगी विच इज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अंडर सेक्शन 228 सीआरपीसी। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द अक्यूज्ड इज बीइंग ट्राइड। सो अंडर सेक्शन 228 द कोर्ट वुड फॉर्मली फ्रेम द चार्जेस एंड देन द कोर्ट वुड एक्सप्लेन दोज चार्जेस टू द अक्यूज्ड पर्सन। तो एक्सप्लेन का क्या मतलब हुआ कि कोर्ट जितने जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उनको पढ़ के अक्यूज्ड को सुनाएगी कि आपको सेक्शन 302 के लिए चार्ज किया गया है, 201 के लिए चार्ज किया गया है, सेक्शन 34 के लिए चार्ज किया गया है और कोर्ट अक्यूज्ड को समझाएगी भी कि सेक्शन 302 का मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है वगैरह वगैरह। तो
ईच एंड एवरी चार्ज वुड बी रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड पर्सन। और ये एक्सप्लेन करने के बाद कोर्ट अक्यूज से पूछेगी कि डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दीज चार्जेस और यू वांट अ ट्रायल। तो लेट्स कंसीडर द सिचुएशन कि अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है। तो सेक्शन 229 में जो ट्रायल कोर्ट है वो अक्यूज्ड की प्ली को रिकॉर्ड करेगी एंड देन फिर वो एग्जामिन करेगी कि क्या वो अक्यूज ने जो गिल्टी प्लीड किया है वो अपने फ्री विल से किया है या किसी के दबाव में किया है या किसी लालच में किया है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ये भी कंसीडर करेगी कि क्या जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, अगर हम उसके बेसिस पे ट्रायल में आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या अक्यूज्ड के अक्विटल की संभावना तो नहीं है। ये सब चीज़ें कंसीडर करने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि हाँ अक्यूज ने अपनी फ्री विल से गिल्टी प्लीड किया है और अगर हम ट्रायल में भी प्रोसीड करते तो अक्यूज्ड का कन्विक्शन होता, तो इस स्टेज पे सेक्शन 229 में जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वो अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकती है इन इट्स डिस्क्रिशन। ठीक है, ट्रायल कोर्ट इज नॉट बाउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज इवन इफ ही प्लीड्स गिल्टी। अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो सेक्शन 230 का प्रोसीजर अप्लाई होगा। सेक्शन 230 क्या है? ये कहता है कि इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी और डज नॉट प्लीड गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड और is not convicted under section 229, the judge shall fix a date for examination of witnesses। तो इन चारों टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस क्या है? तो refuses to plead guilty का मतलब होता है कि अक्यूज ने सीधे सीधे मना कर दिया कि I will not plead guilty। ओके, कोर्ट ने अक्यूज से पूछा डू यू प्लीड गिल्टी, अक्यूज सेड नो। डज नॉट प्लीड गिल्टी का मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने अक्यूज से पूछा कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं, तो अक्यूज ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया। अक्यूज ने गोल गोल जवाब दे रहा है, कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, या वो खुद ही श्योर नहीं है कि वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है कि नहीं चाहता है। क्लेम्स टू बी ट्राइड का मतलब कि कोर्ट ने अक्यूज से पूछा कि वेदर डू यू प्लीड गिल्टी, तो अक्यूज भले कह सकता है कि येस आई डू प्लीड गिल्टी बट आई वांट ट्रायल। मैं मानता हूं कि मैंने ऑफेंस किया है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पूरा ट्रायल किया जाए। और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229 का मतलब कि भले अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर दिया हो और उसने ट्रायल ना मांगा हो, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इसकी प्ली पर कन्विक्शन नहीं होना चाहिए और कोर्ट उसकी प्ली पर कन्विक्शन उसका नहीं करती है। इन चारों सिचुएशन में द मैटर वुड गो फॉर अ ट्रायल। ओके, अगर वहां पे जरा सा भी डाउट है कि अक्यूज गिल्टी नहीं प्लीड करना चाहता है या अक्यूज ट्रायल चाहता है या द मैटर वांट्स डिमांड्स ट्रायल, इट मस्ट गो फॉर अ ट्रायल। तो अगर इन चारों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती है तो द ट्रायल जज शैल फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो अब जो भी डेट फिक्स की गई है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज सेक्शन 231 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाएंगे। ये प्रोविजन सारे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस पे अप्लाई होता है, बी इट ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एनी अदर एविडेंस। और यहीं पर कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन भी परमिट करता है। एक बार जब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे तो कोर्ट उन सभी एविडेंसेस को कंसीडर करेगा और उन एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया है जो कि अक्यूज्ड को क्राइम से जोड़ता हो या कि जो ये शो कर सके कि अक्यूज्ड ने क्राइम किया है, तो कोर्ट उसी स्टेज पे बिना अक्यूज्ड को सुने या बिना उसका डिफेंस लिए अक्यूज्ड को अक्विट कर देगा अंडर सेक्शन 232। इस स्टेज पर अक्यूज का डिफेंस इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबको पता है कि अ क्रिमिनल ट्रायल शैल स्टैंड ऑन द फीट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस बाय देमसेल्व्स इतने वीक हैं कि वो अक्यूज्ड को क्राइम से ना जोड़ पाएं तो अक्यूज्ड का डिफेंस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोर्ट इसी स्टेज पे अक्यूज्ड को अक्विट कर सकता है। तो अगर सेक्शन 232 में अक्यूज्ड का अक्विटल नहीं किया जाता है देन द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज अंडर सेक्शन 313 CRPC। सेक्शन 313 CRPC ट्रायल का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट सैडली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट एज वेल। आज के समय में इट इज़ वेरी लूजली डन। तो सेक्शन 313 का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है अक्यूज्ड का, कि एक बार जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हो गए और अक्यूज्ड का अक्विटल नहीं हुआ तब कोर्ट अक्यूज्ड के सामने सभी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सभी
एविडेंसेस को रखेगा और फिर कोर्ट अक्यूज्ड से उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई आपका क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विटनेस ने एविडेंस दिया है कि उस विटनेस ने अक्यूज्ड पर्सन को देखा था डिसीज्ड को गोली मारते हुए, तो कोर्ट स्पेसिफिकली अक्यूज से पूछेगा कि इस विटनेस के एविडेंस पे आपका क्या कहना है। और यहाँ पे अक्यूज्ड के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना वर्जन कोर्ट को बताए। अक्यूज्ड कह सकता है कि नहीं, मैंने गोली नहीं मारी, या मैं तो उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये एग्जामिनेशन ओथ पर नहीं किया जाता है। वाई? बिकॉज नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट बोथ साइड्स आर हर्ड बिफोर प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट। ये प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि अगर इसको ना फॉलो किया जाए या इवन इसको अगर ठीक से ना फॉलो किया जाए तो द होल ट्रायल कैन बी विशिएटेड एट वंस। एक बार जब सेक्शन 313 का एग्जामिनेशन हो जाएगा तब कोर्ट डिफेंस के एविडेंसेस लेगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डिफेंस एविडेंस देना एक प्रोसिक्यूशन, एक क्रिमिनल ट्रायल में ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि एक क्रिमिनल ट्रायल में ये रूल होता है कि क्या प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये नियम नहीं होता है कि क्या डिफेंस अपना केस इस्टेब्लिश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इवन दो अक्यूज अपने डिफेंस में कोई भी एविडेंस ना दे, अगर प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है तो अक्यूज्ड का अक्विटल होगा। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द एविडेंसेस, जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने केस को समअप करेगा। समअप करने का मतलब प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट करेगा और अपने आर्ग्यूमेंट में वो बताएगा कोर्ट को कि कैसे जो एविडेंसेस आए हैं ड्यूरिंग ट्रायल वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करते हैं कि ये ऑफेंस अक्यूज ने किया है। और जब प्रोसिक्यूशन समअप कर लेगा अपने केस को, तब फिर अक्यूज या उसका जो काउंसिल है, उसका जो वकील है, वो प्रोसिक्यूशन के कंटेंशंस का, उनके आर्ग्यूमेंट्स का रिप्लाई करेगा। अक्यूज्ड का वकील कहेगा कि नो, द एविडेंसेस विच हैव कम इन द ट्रायल do not prove the accused has committed the offense. So, after hearing both the parties and examining the evidences and material available on record, the court will pass a judgment. The judgment can be either a judgment of conviction or a judgment of acquittal. अगर कोर्ट acquit कर देती है accused को तो matter ends here, और अगर कोर्ट accused को convict करती है तो उसके आगे एक स्टेज और है, that is hearing the accused on the question of sentence. तो conviction के बाद अगर कोर्ट सेक्शन 360 CRPC में प्रोसीड नहीं करती है या प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में प्रोसीड नहीं करती है तो द कोर्ट शैल हियर द अक्यूज ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस। पॉइंट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यानी कितना सेंटेंस अक्यूज्ड को देना चाहिए इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। तो यहाँ पे अक्यूज्ड कह सकता है कि अक्यूज्ड बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, या अक्यूज्ड कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, ये उसका पहला ऑफेंस था, अक्यूज्ड एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता है, या अक्यूज्ड का बहुत गुड कैरेक्टर का है, बहुत सोशल वर्क वगैरह करता है, वगैरह वगैरह अक्यूज्ड बता सकता है और कह सकता है कि मिनिमम सेंटेंस दिया जाए। वही दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन भी कह सकता है कि अक्यूज हैबिचुअल ऑफेंडर है, बहुत ही ग्रूसम ऑफेंस था ये, अक्यूज्ड का प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसलिए अक्यूज्ड को मैक्सिमम सेंटेंस देना चाहिए। एंड आफ्टर हियरिंग दी बोथ द पार्टीज अपॉन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, the court will pass a sentence, and after passing the sentence the trial ends. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? टेल अस इन द कमेंट सेक्शंस। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू dreamlaw.in फॉर मोर वीडियोस।